नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के लिए जियोग्राफी की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं और जियोग्राफी की सीरीज में जितने भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया है जो कि बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं धीरे धीरे। इसमें जो सम्मिलित क्वेश्चन है एनसीईआरटी, एससीईआरटी, बीपीएससी, बीपीएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चाहे वो 38 बीपीएससी से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में इंडियन जियोग्राफी से पूछे गए हैं उन सभी को इसमें रखा गया है, क्योंकि बीपीएससी बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा कि अगर आप पूरी सीरीज देखेंगे तो उन क्वेश्चनों के साथ अन्य क्वेश्चनों को भी जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि हमारा जो है एक इंडियन जियोग्राफी का ओवरव्यू बहुत बेहतर बन सके। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में भारत का विस्तृत क्षेत्र पूछा है कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, और ए 39वीं बीपीएससी 1994 का प्रश्न है। ऑप्शन आपको दिया गया है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड, और उत्तर से है 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी में 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच में है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सबसे पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं। अगर आपने कभी स्टडी किया होगा तो आप जानते होंगे कि ग्लोब एक जस्ट लाइक ए स्फेयर है, एक गोले के समान है। तो गोले में अगर मध्य भाग से इसको काट दिया जाए, यानी कि इस मध्य भाग की लाइन को आप क्या कहते हैं, इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, यानी कि इसको कहते हैं इक्वेटर। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध। अगर यहां से मैं एक रेखा इसके बीचों बीच ऐसे काट दूं तो भी ये दो गोले में बटेगा। आप ये बताइए, यह पूर्वी गोलार्ध बनेगा, ये पूर्वी गोलार्ध होगा कि नहीं, और ये पश्चिमी गोलार्ध होगा कि नहीं। आप कहेंगे ये पश्चिमी गोलार्ध होगा, ये पश्चिमी गोलार्ध होगा, ये पूर्वी गोलार्ध होगा। तो इंडिया का जब लोकेशन आप देखेंगे तो इंडिया का लोकेशन कुछ इस जगह पर है, यहां पर इंडिया का लोकेशन है, यहां पर। तो ये बताइए क्या ये पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। तो आप कहेंगे कि ना ये पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में, ना ये पश्चिमी। अब देखिए यहाँ का लोकेशन क्या है, ये क्वार्टर पार्ट में है, ये चतुर्थांश में है, चतुर्थांश, चतुर्थांश में है। ध्यान में रखिएगा ये चतुर्थांश में है। कहां, कौन से चतुर्थांश में है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में नहीं है। उत्तर पूर्वी कोई गोलार्ध होता ही नहीं है, उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में है। कहां पर है ये, इसका लोकेशन ये है उत्तर पूर्वी चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में। अब कहा गया कि ये कितने डिग्री पर ये लाई करता है। अगर यहां से हम काउंटिंग करेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट का है, 8 डिग्री 4 मिनट। कौन से पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। लेकिन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन सा पार्ट है, कहां का ये आपने लोकेशन लिया है। तो ये लिया गया है मुख्य भूमि का। लेकिन क्या भारत का विस्तार यहीं तक है, नहीं। यहां पर एक पॉइंट है, आपका एक क्षेत्र पड़ता है, ये यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जब इसके लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट के डिस्टेंस पे है। और इसको लास्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा जी के नाम से, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब ये सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि की पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी है। सबसे उत्तरी भूमि कौन सा है, यहां पर जो है लेह लद्दाख में सबसे ऊपर, इसको बोलते हैं
आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और यहां पर जो अगर बात करें कि पश्चिमी छोर की, तो आप पश्चिमी छोर की बात करेंगे यानी कि गुजरात की, तो गुजरात है, इसका जो पॉइंट का नाम है किबीथू, किबीथू, नहीं नहीं, इसको सॉरी, इसको बोलते हैं गौर माथा, गौर मोथा बोलते हैं। किबीथू आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबीथू, किबीथू, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इसका देखिए जो विस्तार है, ये 8 डिग्री से लेकर ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट है। इंदिरा कॉल कहां पर है? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट है। कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। यहां पर 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर किबीथू की बात करते हैं तो किबीथू का लोकेशन है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका 2 घंटे का डिस्टेंस है। 2 घंटे के डिस्टेंस में कितना टाइम पीरियड, कितना डिग्री होगा, इसको कैलकुलेशन करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता, तो इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु उसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। ये आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2.4 तो संपूर्ण पूरे विश्व का है जो है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है तो 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ये वर्ग किलोमीटर है पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। अगर हम बात करते हैं कि जो 1990 की जनगणना के अनुसार, तो ये क्वेश्चन कब पूछा था? 1994 में पूछा था। 1990 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो उस समय आपका जो परसेंटेज था वो 16.51% था। उस समय 1990 में 16.51% थे पूरी विश्व की जनसंख्या का यहाँ। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें इस समय, तो ये लगभग इस समय वर्तमान में 17.5%, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% इंडिया में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम में कितने अंतर पाया जाता, कितना टाइम का अंतर है? तो देखिए वहां से ग्रीनविच रेखा, ये मान लीजिए भूमध्य रेखा जो ग्रीनविच रेखा है इसको बोलते हैं GMT। GMT से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यहां तक का जो लोकेशन है ये कितने दूर का है? ये 5.5 घंटे का है, 5.5 घंटे का है, 5.5 घंटे का है, 5.5 घंटे का है। अब 5.5 घंटे में आप ये जानते हैं कि अगर 5.5 घंटे का लोकेशन लेंगे, एक डिग्री में जाता है 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट कवर करता है। तो यहां पर लोकेशन कितना बन जाएगा आपका? तो यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 5 गुणे 6 60 करिए, ये बन गया 300 मिनट, और आधा घंटा और प्लस 30 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 330 मिनट। 330 मिनट 4 से डिवाइड करेंगे 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और बचा 1, 4 दूना 8 और बचेगा 2, 1/2, यानी कि 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। कितना बनेगा? 82.5 डिग्री। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बनेगा वह है 82
एंड हाफ डिग्री का बनेगा, 82 एंड हाफ डिग्री। यहां पर 82 एंड हाफ डिग्री का डिस्टेंस है IST। लेकिन आप ये बताइए कि यह जो है क्या IST 82 एंड हाफ डिग्री कहां का बन रहा है, ये लोकेशन? तो ये लोकेशन आपका अरुणाचल प्रदेश का नहीं है जहां से इंडिया शुरुआत हुई है, नहीं, ये कहां का है, ये आपका जो नैनी के पास से गुजरती हुई एक रेखा है जहां से इसका टाइम लिया जाता है। एक्चुअली वो नैनी के पास से नहीं, वो मिर्जापुर से होकर गुजरती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि भारत में 2 घंटे का टाइम का अंतराल है। अगर इसके जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम और गुजरात के जो आपका लोकेशन है, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो सेंटर पार्ट आएगा, मिर्जापुर से एक देशांतर रेखा गुजरेगी और वहां के जो लेटीट्यूड है, जो आपका लॉन्गिट्यूड है, वो बनेगा आपका 82 एंड हाफ डिग्री। 82 एंड हाफ डिग्री अगर हम GMT से लेते हैं तो 5.5 घंटे का टाइम पीरियड लगेगा। तो इंडिया का लोकेशन GMT से कितना दूर है? 5.5 घंटे का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हुंड्रू प्रपात कहां पर है? देखिए, हुंड्रू प्रपात सबसे पहले ये जानते हैं कि हुंड्रू प्रपात है कहां पर लोकेशन। तो ये है हुंड्रू प्रपात जो है झारखंड में। झारखंड में कहां पर है? तो रांची के पास है, रांची। ये हुंड्रू झारखंड में है, झारखंड में है। झारखंड में कहां है? रांची। रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। रांची से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। किस नदी पर ये जलप्रपात है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा। कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 320 फीट। 320 फीट इसकी हाइट है। अगर मीटर में पूछेंगे तो 98 मीटर है। 98 मीटर, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है, हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन, नंदा देवी। तो कई बार आप पढ़ते चले आए हैं, माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया का नहीं है, नेपाल में है। और माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इंडिया की अगर बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 है। और गार्डविन ऑस्टिन K2 की खास बात तो ये है कि वह इंडिया के, बताया तो जाता है कि इंडिया में है, लेकिन वो भारत ऑक्युपाइड इंडियन जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वो भारत का भी अभिन्न अंग तो बनाया है जरूर, लेकिन वो भारत के कब्जे में अभी है नहीं। लेकिन काउंटिंग करते हैं हम लोग कि इंडिया में ये है। गार्डविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहां पर लोकेटेड है? तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर इसके जो है हाइट की बात करें तो 8611 मीटर है इसकी हाइट, ऊंचाई 8611 मीटर। और अगर इसकी बात करें माउंट एवरेस्ट की तो 8848.86 मीटर। इसकी बार बार आप पढ़ते चले आए हैं, 8848.86 मीटर। ये है आपकी हाइट, इसकी हाइट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्डविन ऑस्टिन। कंचनजंगा, कंचनजंगा की अगर हाइट पूछेगा तो कंचनजंगा की हाइट 8598 मीटर है। कंचनजंगा की 8895 मीटर, 8895 मीटर है। और नंगा देवी की अगर हाइट आपसे पूछा, नंगा देवी एक्चुअली ये कोई विशेष, इसका विशेष महत्व तो नहीं रहता, लेकिन जब हायरार्की में आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि इसकी हाइट के अनुसार में आप लिखिए, पहले सबसे ज्यादा हाइट या उसके बाद कम, उसके बाद कम, तो इस प्रकार में ज्यादा मैच करने के लिए आएगा। एक और पड़ता है जो नेपाल में पड़ता है, मकालू। बार बार पूछा जाता है मकालू कहां पर पड़ता है, तो इंडिया में नहीं हो, मकालू है आपका नेपाल में, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय की हिम रेखा निम्न में से किसके बीच में है? हिम रेखा का मतलब क्या है? ऐसी रेखा जहां पर हिम कभी मतलब हमेशा जो 12 महीने कांस्टेंट रहती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि गर्मियों के दिनों में हिम रेखा ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि जो निचला वाला क्षेत्र है वो हीटिंग हो जाता है, वहां से बर्फ पिघल जाती है।
लेकिन कुछ ऐसी प्लेस है जहां पर जो है हिम रेखा इक्वल रहती है, वहां उसके बाद वो पिघलती नहीं है, चाहे जितनी गर्मी हो जाए चाहे जो हो, और उसी कांस्टेंट प्लेस को कहते हैं हिम रेखा, यानी कि हिम के ना पिघलने की जो रेखा है वही है। तो आप ये बताइए कि हिम रेखा क्या ऊंचाइयों पर डिपेंड करता है? आप कहेंगे हाँ, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी हिम रेखा का स्तर उतना ही वैसे ही बदलता रहेगा। तो अगर विभिन्न हिम रेखा की बात करते हैं तो उनकी ऊंचाइयां जो होती है वो उनके आधार पर वो भिन्न भिन्न होती हैं। औसत हिम रेखा की अगर ऊंचाई करें उत्तरी भाग में तो 5,500 से लेकर 6,000 मीटर तक है। हिमालय के उत्तरी भाग की अगर बात करें, क्योंकि उत्तरी भाग आपका ज्यादा ठंडा रहता है, और हिमालय महान हिमालय की बात करते हैं तो दक्षिणी भाग में जो ऊंचाई रहती है वो 4,500 से लेकर 6,000 रहती है। इस प्रकार से अगर हिमालय के जो है निचले क्षेत्र की बात करें तो हिम रेखा 5,800 से 5,800 लगभग रहती है, और पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें, पूर्वी हिमालय की बात करते हैं तो 4,300 पाई जाती है। इस प्रकार से अगर ऑप्शन में बात करें तो कितना है? 4,300। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर है। 4,300 से लेकर 6,000 मीटर तक की हिम रेखा पाई जाती है, हिमालय की हिम रेखा, यानी औसतन अगर बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश क्या है? पर्वत पदीय क्या है? जो नीचे लोएस्ट पार्ट में है वह पर्वत पदीय प्रदेश कहलाता है। पद क्या होता है? नीचे होता है, और वह क्षेत्र जो नीचे एकदम निचली तलहटी में होता है वह होता है पर्वत पदीय प्रदेश, यानी कि शिवालिक हिमालय जो है वह पर्वत पदीय प्रदेश है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवालिक हिमालय हिमालय का पर्वतीय जो है पर्वत पदीय प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। शिवालिक श्रेणी, अभी शिवालिक श्रेणी को आपने पढ़ा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन नंबर एक है इयोजोइक, ऑप्शन नंबर बी है पेलियोजोइक, ऑप्शन नंबर सी है मेसोजोइक, ऑप्शन नंबर डी है सेनोजोइक। अब आप बताइए कौन से पीरियड में इसका हुआ? देखिए शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। 5 से लेकर 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व, मिलियन वर्ष पूर्व इसका हिमालय इसका जो है प्रादुर्भाव होता है। और ये प्रादुर्भाव जो होता है ये होता है प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन अर्थात सेनोजोइक पीरियड में होता है, सेनोजोइक पीरियड में। तो इस कारण आपका ऑप्शन नंबर डी प्लेसोसीन कहीं पूछता है, कहीं सेनोजोइक पूछता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सेनोजोइक पीरियड में। ये सेनोजोइक पीरियड इसके 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। भारत के जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत है उनका निर्माण आपसे पूछा गया है, कौन से पीरियड में हुए थे? तो ये नया जो पर्वत क्या हुआ आपका बना था शिवालिक हिमालय, यह भी सेनोजोइक पीरियड में ही था। अभी आपने पढ़ा ये सेनोजोइक पीरियड, और सेनोजोइक पीरियड जो था वह अतिरिक्त पर्वतीय प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी डी हो जाएगा। सेनोजोइक महाकल्प में ये जो अतिरिक्त पर्वत जो प्रायद्वीपीय पर्वत थे इनका निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नागपुर का पठार है। नागपुर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ मिनरल्स जितने हैं, कोल माइनिंग है और जितने भी खनिज पदार्थ हैं सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं छोटा नागपुर के पठार में। यहाँ जो ऊंचाइयां हैं उसकी भिन्न भिन्न है। पश्चिमी भाग पर जो पाटभूमि है वह पाटभूमि कहाँ पर स्थित? पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं पाटभूमि की तो 1,100 मीटर है। पाटभूमि पाटभूमि 1,100 मीटर है इसकी जो ऊंचाई है। पाटभूमि कहां पर है? पश्चिमी भाग में है पाटभूमि। और यह पठार की स्थिति का सोपान मानते हैं इसको। इसका जो पठार है वो तीव्र ढाल वाला है, लेकिन ये एक अग्र गंभीर पठार है। किस रूप में पाया जाता है?
एक अग्र गंभीर पठार के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर होगा। छोटा नागपुर का पठार यानी कि गर्त नहीं है, तो ये तो कोई मतलब है नहीं। पदस्थली का इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है। संप्राय भूमि नहीं है, ये पाट भूमि है। कहां पर है? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में है इसके संप्राय भूमि। हाइट इसकी 1100 मीटर है। ये अग्र गंभीर पठार के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में भू आकारों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का मनन कीजिए। देखिए कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है, और इस पर आपको बताना है पूरा डिस्क्रिप्शन करके। देखिए सबसे पहले संरचनात्मक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो मेघालय का पठार दक्कन के पठार का ही विस्तृत भाग है, एकदम सही बात है। और ये अगर मेघालय के पठार की बात करें तो ये प्रादीपीय पठार का बहिर्भाग है, आउटर लेयर है। पहली बात तो ये है। अच्छा आउटर लेयर है, फिर कैसे ये दोनों अलग अलग दिखते हैं? तो ये जो प्रादीपीय पठार का जो गैप है, मालदा गैप, इससे ये पृथक होता है। तो मालदा गैप से पृथक तो हुआ, लेकिन भाग किसका था? ये दक्कन में जो है, मेघालय का पठार जो है दक्कन के पठार का एक पार्ट था। तो यह स्टेटमेंट तो एकदम सही है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई थी। देखिए अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो इसकी जो रचना है वो हिमालय के संभिन्नत में हुई थी। उसी समय ये हिमालय के जो समकक्ष में, जब हिमालय का कंडीशन बन रहा था तभी हुई थी, क्योंकि कश्मीर कहाँ है? वो हिमालय के क्षेत्र में ही आता है। तो ये उसी समय हुआ था। तो यह तो स्टेटमेंट एकदम बात सही है। अब तीसरा आता है, गंगा के मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई थी। बात सही है। अभी देखिए कैसे एक महान जो है जियोग्राफर हुए स्वेज, उनके अनुसार उन्होंने कहा जो गंगा का विशाल मैदान है उसकी उत्पत्ति तब हुई जब प्रादीपीय एवं दृढ़ भूखंड, यानी कि हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमालय के दक्षिण की ओर अग्रसित जो अग्रसर का प्रसार है वो रुका। अब जब जो प्रसार था वह जब रुका तो वहां से जो सेडिमेंट थे उच्च वलय और उनके अग्रगात के कारण यह कंडीशन पैदा हुई कि जो नदियां वहां से निकली वो सेडिमेंट जमा करते हुए आगे की तरफ बढ़ी, और यह फिर धीरे धीरे सेडिमेंट को जमा करके यहाँ पर एक समतल भूमि का निर्माण किया। जहां पर आप देखेंगे कि गंगा के विशाल मैदान की रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब कहा गया हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ। कभी भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये चीनी प्लेट का कोई जिक्र है ही नहीं। यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट का जिक्र है, यूरेशियन प्लेट का जिक्र है, कभी चीनी प्लेट का जिक्र नहीं है। तो यह स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? अब मेघालय के पठार का अंश आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि मेघालय का पठार इसमें है कहां पर। पहला आपका ऑप्शन देख लीजिए, भुवन की पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां, जयंतीय पहाड़ियां। मेघालय में जो पहाड़ियां हैं खासी, गारो, जयंतियां, आपने कई बार नाम सुना होगा कि खासी, गारो और जयंतियों का। तो भुवन की जो पहाड़ियां हैं वो मिजो हिल पर है, लेकिन खासी, गारो, जयंतिया ये आदिवासियों के नाम पर पहाड़ियों का नाम रखा गया। कहां पर? मेघालय में। लेकिन आप कहा कि इसका अंश नहीं है, तो भुवन की पहाड़ियों का नहीं है। भुवन की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी का भाग है। कौन सा? मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी का भाग है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा कि मेघालय का अंश नहीं है भुवन की पहाड़ियां। बस सही है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। इल्मेनाइट जो भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, जिसका खनिज है टंगस्टन, दूसरा है आपका टाइटेनियम, तीसरा है गैलियम, चौथा है टिन, और पांचवा ऑप्शन आपको दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो है इल्मेनाइट, इल्मेनाइट को कहते हैं FeO TiO2,
TiO2। अब देखिए ये इसका इल्मेनाइट का है, इल्मेनाइट का ये फार्मूला है। इसकी अगर बात करते हैं इल्मेनाइट का ये, तो इसमें रूटाइल, ये जो टर्म है ये रूटाइल है, इसको रूटाइल कहते हैं, रूटाइल। ये फार्मूला इसका जो रासायनिक नेम है इसका रूटाइल है TiO2। अब इसको जो है टाइटेनियम, रूटाइल और टाइटेनियम के दो खनिज मिलते हैं इसमें, तो रूटाइल और टाइटेनियम इसमें जो मिलते हैं, रूटाइल और टाइटेनियम मिलते हैं, दो खनिज मिलते हैं, रूटाइल और टाइटेनियम इसके साथ में मिलते हैं। अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ? सौराष्ट्र मतलब गुजरात के क्षेत्र में। और कहाँ मिलते हैं? दीघा में मिलते हैं। कहाँ कहाँ? सौराष्ट्र और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, आपका गुजरात, और कहाँ मिलते हैं? दीघा। दीघा का मतलब है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, दीघा तट पर, दीघा तट पर मिलते हैं, तो पश्चिमी बंगाल में मिलते हैं। ये तटीय क्षेत्र में ही मिलते हैं, तो सौराष्ट्र के तट पे मिलते हैं, दीघा के तट पे मिलते हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल में। इल्मेनाइट का कौन सा दो पार्ट है? रूटाइल है और टाइटेनियम है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? ऑप्शन नंबर ए 6200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5985 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 6175 किलोमीटर। चलिए इसमें बताइए। देखिए आप कई बार पढ़ते चले चले आए हैं कि अगर मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड की बात करें, तो 5422.6 किलोमीटर है। कितना है? 5422.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर ये मुख्य भूमि है। क्या है? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि की बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि पूरे जितने भी हमारे द्वीप समूह हैं उनको भी ले लिया जाए, तो उनकी जो लेंथ है, पेरिफेरी है, वो कितना होगा जो समुद्र तट से रखी हुई है? तो 2094। कितना है? 2094 किलोमीटर, यानी कि द्वीपों की द्वीपों की अगर इतना ले लिया गया तो है। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 6 और 4 2 6 और 9 2 11, एक 5 और 7, 7516.6 किलोमीटर है टोटल भूमि, टोटल है, टोटल लैंड है। पूरी भूमि की अगर बात करें तो कोस्टल एरिया कितना है? 7516.6 किलोमीटर। क्या ऑप्शन में है कोई? ऑप्शन में नहीं है। और बीपीएससी ने इसको बाद में आंसर जो है इसमें गलती था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और बाद में जो भी किया होगा उन्होंने, लेकिन यहां पर आप ध्यान में रखिए 7516.6 किलोमीटर है, तो एक ऑप्शन ई लिख दीजिए, क्योंकि बार बार लिखा भी मिलता है कहीं कहीं आपको 5-6 किलोमीटर लंबी। अब आप ऑप्शन नंबर ई को आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक तक की बात किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करेंगे तो इसके जो पश्चिमी तट है उसको बोलते हैं आप सह्याद्री। और कई बार आप जो है इसको देखे भी है, कई बार इसको पढ़ा भी है आप लोगों ने। यहां पर है गोवा 16 डिग्री पर। अब ये उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और ये होता है आपका कर्नाटक तक दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, सह्याद्री। ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के नाम से ये जाने जाते हैं। अच्छा, इनको जो केरल में क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सहाया पर्वतम, सहाया पर्वतम।
इनको किस नाम से जानते हैं? सहाया पर्वतम के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगर इसकी जो ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात कर लें तो इनकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए बताइए। और आपसे पासेस के बारे में जरूर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ ही लेगा। कभी कभी आप सबको हाइट दे देता है कि कितनी ऊंचाई पर है, तो आप जानिए कि वह कितनी ऊंचाई पर है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम नाथुला की बात करें, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो ये 4404 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना है? 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है नाथुला दर्रा। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 11,578 फीट है। 11,578 फीट है। 11,578 फीट है। अगर यही रोहतांग की बात करें तो 13,044 फीट है इसकी जो हाइट है। 13,044 फीट इसकी हाइट है। 13,044। और खैबर दर्रे की बात करते हैं, अगर खैबर दर्रे की बात करें तो 3,510 फीट है इसकी हाइट। कितनी है? 3,510 फीट है इसकी हाइट। 3,510 फीट है। अब अगर भारत की बात करें कि परंतु भारत की में सर्वाधिक ऊंचाई वाला अवस्थित जो दर्रा है वो है यांग दिजियांग। यांग दिजियांग। अच्छा, यांगजी दिजियांग कहां पर है? यांगजी दिवांग नाम से है। और ये इसकी अगर हाइट की बात करें तो 5,890 मीटर है। 890 मीटर, 5,890 मीटर है। उत्तराखंड में पड़ता है और ये जो दर्रा है ये सबसे हाईएस्ट का है। तो इसमें आपका जो पूछा गया है वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मारेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट दर्रा है वो लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन नंबर ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको दिया रहता तो ये हो जाता है यांगजी दिवांग दर्रा 5,890 मीटर, ये सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपको पहली बात तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप है कहां पर, कौन से सागर में है, कहां पर है। तो दक्षिण पश्चिम भारत में है। ये तो सबसे पहले आपको पता है कि कहां पर है लोकेशन, दक्षिण पश्चिम भारत। लक्षद्वीप कहां, कौन से सागर में अवस्थित है? तो अरब सागर के द्वीपों का एक समूह है और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर है। केवल कितना है लक्षद्वीप टापू का? 32 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। 32 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का जो है 32 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और लक्षद्वीप कैसे ओरिजिन हुआ, क्या है वो, कोई ज्वालामुखी है, वॉल्केनो एक्टिविटी के कारण हुआ है या क्या है? तो ऐसा वो लक्षद्वीप का जो ओरिजिन है वो प्रवाल भित्तियों द्वारा हुआ, कोरल रीफ्स द्वारा उसका ओरिजिन हुआ है। अगर इसमें द्वीपों की संख्या कुल पूछे जाए तो द्वीप कितने हैं? द्वीप द्वीप कितने हैं? और ये हैं 36 द्वीप। कितने हैं? 36 द्वीप हैं इसमें। किससे ओरिजिन हुआ है? कोरल रीफ्स द्वारा। अगर इनमें कहा जाए कि कितने ऐसे द्वीप हैं जिनमें आबादी रहती है, तो इसमें जो आबादी वाली है, आबादी जिसमें आदमी रहते हैं वो है आपका 10 द्वीप। 10 द्वीप, 10 द्वीप पर आबादी है, बाकी और अन्य द्वीपों पर आबादी नहीं है। अगर लक्षद्वीप में सबसे उत्तरी द्वीप की बात करें तो सबसे उत्तरी द्वीप जो है अमीनी द्वीप है और सबसे दक्षिणी द्वीप की बात करें तो मिनिकॉय है। उत्तरी उत्तरी में अमीनी द्वीप, मिनी द्वीप है और ये है
सबसे उत्तर नॉर्थ में, और सबसे साउथ में है मिनिकॉय। कौन सा है? मिनिकॉय, मिनिकॉय है। तो इसमें ये कहां पर अवस्थित है लक्षद्वीप? दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द्वीपों का वह समूह जो लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति है, ज्वालामुखी उत्पत्ति है, मृदा निक्षेपण है, उपयुक्त में से में कोई भी ठीक नहीं है। तो देखिए अभी जस्ट आपने पढ़ा कि यह प्रवाल से उत्पत्ति है, इसकी कोई वॉल्केनो एक्टिविटी का कारण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति का ये द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या, आपने लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या पढ़ी है वो 36 पढ़ी है। अभी यहां देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। विदर्भ के बारे में बात किया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में है विदर्भ। विदर्भ सबसे पहले उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। पहली बात तो कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में, उत्तर पूर्व क्षेत्र में। उत्तर पूर्व क्षेत्र में किसके? महाराष्ट्र के। कौन से राज्य के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है? प्रादेशिक क्षेत्र है ये महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्व आपका ये नॉर्थ हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र की हम बनाएं ये क्षेत्र, तो यहां पर है ये विदर्भ। विदर्भ इस कहां पर पड़ता है? ये उत्तर पूर्व क्षेत्र। किस स्टेट के पड़ता है? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र। तो ये किसका भाग है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र का ये भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल जो है वो कौन से राज्य में पाया जाता है? वन। तो वन मध्य, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश तो बहुत विशेष इसमें जो भूमिका निभाता नहीं है। सबसे ज्यादा अगर वनों की बात करें तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल ज्यादा है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से करेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर परसेंटेज की दृष्टि से करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब अगर अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत पर वन है? तो 79% पे, 79.33 समथिंग है, 79.33% भाग पर वन है। सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करेंगे, सर्वाधिक क्षेत्र की बात यहां पर सर्वाधिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो 79.33% पर आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो 25.14। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बात करें तो 25.14% पे है। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ है 41.21%। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ 41.21%। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनों की जो है संख्या है, ज्यादा है वन। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? कौन सी ये पहाड़ी है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? वो नॉर्थ के रूप में जाना जाता है और वो पश्चिम आपके दक्षिण में मिलता है। दक्षिण में कौन सी जगह मिलेगा? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं
नीलगिरी की पहाड़ियां वहां पर आपका नॉर्थ के रूप में मिलता है, क्योंकि जो आ, पश्चिमी तट है वहां की जो पहाड़ियां हैं वहां पर आके मिलती हैं, जो पूर्वी तट है वहां की पहाड़ियां आके उसी जगह पर मिलती हैं, तो नोड के रूप में बनता है। तो नीलगिरी का पर्वत है जहां पर ये सभी मिलते हैं। अगर नीलगिरी पर्वत पहाड़ जो पहाड़ी की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीपीय का ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या कहता है कि नीलगिरी जो पहाड़ी है इसको और अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तो इसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको किस नाम से? ब्लू माउंटेन। किस नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह है दोदा बेटा। दोदा बेटा कितनी हाइट है? तो 2637 मीटर दोदा बेटा। दोदा बेटा दोदा बेटा है, सबसे हाईएस्ट है और 2637 मीटर इसकी हाइट है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी हैं? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपकी कहां पड़ती है? एकदम नीचे है। नीचे जो है दक्षिण में पड़ती है। सबसे लास्ट बिंदु, अगर मुख्य भूमि की बात करें, सबसे लास्ट बिंदु कन्याकुमारी है। अगर इंडिया के लोकेशन की बात करें, सबसे ज्यादा दक्षिणतम बिंदु, तो वो है इंदिरा पॉइंट। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, पश्चिमी घाट जो पर्वत जो है हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पहली बात तो यह है, हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है और सह्याद्री के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियां स्थलाकृति गांठ बनाती है। कहां पर गांठ बनाती है? स्थलाकृति गांठ आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। वहां सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? दोदा बेटा है, अभी आपने पढ़ा है। और दोदा बेटा इसका सर्वोच्च शिखर है। और दक्षिण के भारत में सबसे दूसरा शिखर, अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ये जो है दूसरा सबसे बड़ा शिखर, सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुदी, जिसको अन्नामलाई के नाम से आप जानते हैं। अन्नाईमुदी यानी अल्लामलाई, और अन्नामलाई की पर्वत चोटी पर है अन्नाईमुदी, और यह नीलगिरी के दक्षिण में है स्थित। और अन्नामलाई के अगर बात करते हैं तो ये कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं, ये जिसको आप इलायची की पहाड़ियां भी बोलते हैं, ये कन्याकुमारी के एकदम नजदीक है। तो इस कारण से कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां, एक कौन सी पहाड़ी होगी? कार्डेमम की पहाड़ी। इसको किस नाम से और जानते हैं? इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां क्यों जानते हैं इसको, कार्डेमम को? क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती ज्यादा होती है। इलायची इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इलायची की खेती ज्यादा होती है। तो यह चीजें आप ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा, कन्याकुमारी से सटी हुई है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य आपको बताने हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और इसको आपको बताना है। देखिए, भारत में अगर बात करते हैं हम सबसे बड़े क्षेत्रफल की, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। राजस्थान के बाद किसका आता है? मध्य प्रदेश का आता है। मध्य प्रदेश के बाद किसका आता है? महाराष्ट्र का। और ये कब का क्वेश्चन है आपका? देखिए कितनी बार पूछा गया है। 52 बीपीएससी प्री 2008, 53, 55 बीपीएससी 2011। यानी कि आपको राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो एक बार इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, उसके बाद एमपी का, फिर महाराष्ट्र का। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सेम वही क्वेश्चन, पीछे जो अभी आपसे क्वेश्चन हमने पूछा था। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा, पॉपुलेशन में तीसरा, क्षेत्रफल में 12वां स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। आप बताइए। देखिए, अगर हम बात करें कि विश्व में
जो है इंडिया में जनसंख्या के अनुसार, तो भारत में जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा स्थान बिहार का है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 12वां स्थान है। 12वां स्थान था और है भी, तो बीच में फ्लिकरिंग हुआ था, 13वें स्थान पे चला गया था। 12वां स्थान तब था जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था। जब तेलंगाना का गठन हुआ तो ये 13वें स्थान पे आ गया, 13वें स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद फिर पुनः जब जम्मू कश्मीर का गठन हुआ तो फिर 12वें स्थान पे आ गया। तो यानी कि वर्तमान में जो 12वें स्थान पे है, कौन सा राज्य है, वो बिहार है, आपका बिहार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविड़न प्रजातियां मुख्यतः कहां संकेंद्रित है? तो सबसे पहले देखते हैं द्रविड़न प्रजातियां है क्या। द्रविड़न जो प्रजातियां हैं ये भाषा है एक द्रविड़, द्रविड़, द्रविड़ एक भाषा है, द्रविड़ एक लैंग्वेज है, द्रविड़। और यह इसी लैंग्वेज की प्रजातियां हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं। और इस लैंग्वेज की और अन्य जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे तमिल है, कन्नड़ है, और मलयालम है, तेलुगु है, तुलु है, ये सब भाषाएं हैं वहां की। द्रविड़ जो प्रजातियां हैं मुख्यतः दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण भारत में ये पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो एक है नंबर 1 महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। आपको बताना है कहां पर जनजातियों का जो पहचान नहीं की गई है। क्या महाराष्ट्र में जनजातियां नहीं है? है, जनजातियां हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो दुनिया भर की भरी पड़ी हुई है, कर्नाटक में भी है, हरियाणा में है जो जनजातियां नहीं पाई गई हैं, यानी कि वहां पर गणना नहीं की गई है उसकी। वहां पर कहा गया कि यहाँ पर जनजातियां कोई निवास नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी जनगणना के अनुसार था? आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि और कौन कौन से क्षेत्रों में जनगणना के अनुसार जो जनजातियां नहीं पाई जाती है? तो आपका पंजाब, एक तो पंजाब, दूसरा हरियाणा, फिर पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, उसके बाद दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातियों के समूह की पहचान नहीं की गई है। तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भील जाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 असम, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि भील जनजातियां कहां पाई जाती हैं, लोकेशन उनका कहां पर है। तो देखिए भील जनजातियों का जो लोकेशन है तो सबसे पहले आप पश्चिम में चले जाइए, देखेंगे तो गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यह जो लोकेशन है आपका, यहाँ पर जो है तेलंगाना सहित तो भील जनजातियां पाई जाती हैं। कर्नाटक में भी भील जनजातियां पाई जाती हैं। त्रिपुरा तथा राजस्थान के कुछ मेन क्षेत्रों में इसका अधिवास है। अगर आप इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? जनजाति और राज्य की, देखिए भील गुजरात में पाए जाते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, बात सही है, दोनों सही है। कोटा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, यह भी बात सही है। टोडा जो जनजातियां हैं ये तमिलनाडु की है, ये तमिलनाडु की है, ये सेम तमिलनाडु की ही जनजातियां हैं, तमिलनाडु की जनजाति है, केरल की जनजाति नहीं। तो यह ऑप्शन गलत है। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपके कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। ये टोडा कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, ना कि केरला की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित राज्यों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहां मिलकर गंगा नदी बनाती है? अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर कहां पर जो है गंगा के रूप में, गंगा का सम्मिलित रूप बनाती है?
तो अगर हम गंगा की बात करते हैं तो देवप्रयाग उत्तराखंड टिहरी जो टिहरी गढ़वाल के नाम से जानते हैं आप, उसके जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये सब जो है देवप्रयाग उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल, और जो कि गंगा का जो है उद्गम स्थान यहाँ, मतलब उद्गम नहीं, गंगा यहाँ से प्रवाहित होती है। उद्गम स्थान कहाँ पर? उत्तराखंड में है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम के स्थान पर जो स्थल के बाद गंगा नदी जो है गंगा के नाम से जानी जाती है, और देवप्रयाग उत्तराखंड 5 प्रयागों में से एक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। बाकी जो ये सब है ये गंगा के किनारे बसे हुए। देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, दोनों नदियां मिलती हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, देवप्रयाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? अ, आपका गंगा के नाम से, सिंधु के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, महानदी के नाम से। तो इतना टेढ़ा नाम तभी पड़ेगा जब वो कहीं कोई ऐसी नदी जो अलग कंट्री से होते हुए फिर इंडिया में आए, तो एक ही है। यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से? चाइना से होती आती है। तिब्बत में इसे स्वांगपो बोलते हैं, और जो है भारत में इसको अ, यरलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है, और जब बंगाल में जाती है तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? जमुना के नाम से। बंगाल में जमुना, जमुना के नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं। यमुना तो अपने यहां बहती है, जमुना के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको स्वांगपो के नाम से जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी को आपको बताना है किसकी सहायक नदी है। और तेल नदी की अगर बात करते हैं तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी। पहली बात तो यह है, किसकी है? महानदी की है। लेकिन यहां पर बागमती, घाघरा, गंडक और कमला दिया गया है। आपको बागमती, घाघरा, गंडक और कमला दिया गया है। लेकिन तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। लेकिन अब क्या करता है कि वह उड़ीसा राज्य से जो प्रमुख नदी है। पहली बात, यहाँ महानदी की अन्य नदियों में से जैसे शिवनाथ और जो हंसो, और एक नदी और आती है मांड नदी, ये अन्य नदियां हैं जो उसकी सहायक नदी है। किसकी? महानदी की। तो इसमें उपरोक्त में से ऑप्शन क्या दिया है? ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि महानदी है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी सहायक नदी है ये तेल नदी? महानदी की। और इसके साथ यानी महानदी के साथ में कौन कौन सी नदियां हैं जो सहायक नदी है के रूप में है? वो शिवनाथ है, जोंक है, हंसदो है, और मांड है, और एक नदी और है छोटी सी नदी, उसको बोलते हैं ईब नदी। ईब नदी भी उसकी सहायक नदी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आपको इसमें बताना है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, बात एकदम सही है। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये भी बात सही है। लूना, नर्मदा, ताप्ती, ये तो अरब सागर की नदियां हैं, तो ये तो काट दीजिए सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी कहां पर गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग है। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, और बराकर। अगर उत्तरी कोयल की बात करें, नॉर्थ कोयल की बात करें, तो ये झारखंड से, पहली बात तो पूछेगा कभी झारखंड से बहने वाली नदियों में उत्तरी कोयल है या नहीं, तो आपको स्टेटमेंट में बात करना है सही है। उत्तरी कोयल बहती कहां से है? झारखंड से बहने वाली नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। कहां पर? कभी कभी आपसे पूछा जाता है सोन नदी के कौन से तट पे मिलती है? दाहिने तट पे, दाहिने तट पे।
दाहिने तट पे, किसके? सोन नदी के। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है, ठीक है। और सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कहां पर मिलती है, किसके पास मिलती है? पटना के पास मिलती है। और ये बीपीएससी 65 बीपीएससी का प्रश्न है, और पटना के पास मिलने के कारण ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी बन गया आपका। अब एक दूसरी नदी की बात करते हैं, दक्षिणी कोयल की। एक ये तो रही उत्तरी कोयल, और दूसरी दक्षिणी कोयल की अगर बात करेंगे तो ये झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, और जो उड़ीसा के राउरकेला कौन से प्लेस में है? राउरकेला के प्लेस से शंख नदी से मिलती है। किस नदी से मिलती है? शंख नदी से मिलती है, ब्राह्मणी के नाम से प्रवाहित होती है। तो यहां पर तो दो ऑप्शन आपके हो गए सही, ऑप्शन नंबर सी और ई। अब इस कारण से जो है ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। आपका ऑप्शन नंबर ई आपका एक से अधिक हो जाएगा। तो चलिए, ये ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो अभी आप जस्ट आपने पढ़ा है कि कहां पर है? पटना में। अभी आपने पढ़ा है सोन और गंगा नदी का जो मिलन स्थल है वो है पटना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? आपको ये बताना है 36 कौन सा गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए, फतेहपुर ये भी है, भागलपुर ये भी है, कानपुर ये भी है, उत्तर काशी नहीं है। उत्तर काशी गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा कि उत्तर काशी गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। अब अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में भी जान लेते हैं। गंगा नदी की एक प्रधान शाखा है भागीरथी, जो उत्तराखंड के काशी जिले के गोमुख स्थान से निकलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होता है, जिससे जो है गंगा के रूप में वो फिर आगे की तरफ प्रवाहित होती है। कौन कौन सी नदियां दो मिलती हैं? आपका देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिली, और वहां से आपका गंगा नदी बनके आगे की तरफ बहती है। और आता है उत्तर काशी की बात करें, उत्तर काशी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ये भागीरथी से है, इसका संबंध भागीरथी से, ना कि गंगा से। वहां पर भागीरथी के रूप में है, गंगा के रूप में नहीं है। अगर गंगा के रूप में बात करेंगे तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, इलाहाबाद ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हैं। पटना भी आपका गंगा नदी, तो ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। तो उत्तर काशी कहां पर है? भागीरथी के किनारे है, भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु कहां पर है सूखा स्थान? अच्छा, इसके कारण क्या होगा कि जो है हाईएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट प्रेशर वाला मैटर बनता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वहां प्रेशर एकदम लो हो जाएगा, वायु ऊपर की तरफ उठेगी और कन्वेक्शनल करंट बनेगी, फिर जेट बनेगी, दुनिया भर की और चीजें जो उसमें होती है। जियोग्राफी के जो और सेशन देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी, उसमें हम इसको पढ़ेंगे विस्तृत। फिलहाल में यहाँ पर सबसे ज्यादा सूखा कहाँ पड़ेगा? मुंबई में नहीं, मुंबई तटीय कोस्टल एरिया का है, या इसलिए यहाँ पर बारिश होगी। दिल्ली में मानसून जब आएगा तो भी बारिश होगी। मानसून रिट्रीट होगा तो जो आपका भूमध्य सागर से आने वाली रेखा जो हवाएं हैं वो भी दिल्ली में बारिश करेगी। कब करेगी? ठंडी के मौसम में। बेंगलुरु में यहां भी बारिश होगी, कोस्टल क्षेत्र में है ये। लेह में बारिश नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, भारत का सबसे शुष्क स्थल है। कौन सा है? लेह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, उनकी जलवायु में भिन्नता है। जलवायु में क्लाइमेटिक चेंज कब होगा? जब उनके लोकेशन अप एंड डाउन होंगे। अप एंड डाउन का मतलब है ऊंचाई नीचाई में अंतर होगा। अगर ऊंचाई नीचाई में अंतर हुआ
तभी उसके क्लाइमेटिक चेंज होगा, अदरवाइज क्लाइमेटिक चेंज नहीं होगा। दोनों अगर पैरेलल हैं तो क्लाइमेटिक चेंज होगा नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती है, ऊंचाई आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। अब देखिए हिमालय पे जाइए, आप तराई क्षेत्र में यानी दिल्ली में बैठे रहिए, दिल्ली से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे हिमालय तक पहुंच जाइए, देखिए ठंडी बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से अमृतसर की अगर ऊंचाई की बात करें तो अमृतसर 175 से 200 मीटर तक ऊंचाई है। कहाँ है? 175 से 200 मीटर की ऊंचाई पर है। और वहीं पर अगर शिमला की बात करें तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी ही होगी, 300 से लेकर 600 मीटर तक है। शिमला की बात करते हैं 300 से लेकर 600 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो बताइए ठंडा प्रदेश कौन सा होगा? सबसे ज्यादा शिमला होगा या दिल्ली? एकदम बढ़िया से बताएंगे आप, शिमला होगा। इसलिए ऊंचाइयों की भिन्नता के कारण आप में वहां जलवायु क्लाइमेटिक भिन्नता पाई जाती है, जबकि वह दोनों एक ही लेटीट्यूड पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 39, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कई बार आपने पढ़े होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 75% बारिश होती है, 75% बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। कितने परसेंट बारिश होती है? 75% बारिश होती है इससे। कितने? 75% बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि ठंडियों में बारिश कैसे होती है, क्या कारण होता है कि ठंडियों में बारिश होती है? और खासकर देखेंगे दिल्ली में तो खूब ज्यादा हो जाती है, और जैसे जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ेंगे बारिश का जो है औसतन कम हो जाता है। इसका मतलब वो हवाएं उधर से ही आ रही हैं, यानी भूमध्य से सागर और लाल सागर के भूमध्य सागर और लाल सागर से आने वाली जो हवाएं हैं उनसे वो बारिश होती है। तो ठंडियों में जो बारिश होगी वह होगी आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर से आने वाली हवाओं से। दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश होगी या पटना में सबसे ज्यादा बारिश होगी? तो आप कहेंगे दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि दिल्ली पहले पड़ता है। चलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दुमटी लोम, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? देखिए दुमटी लोम अगर की बात करें, दुमटी लोम मिट्टी की बात करते हैं तो इसमें ये बालू के कण भी आते हैं, चिकना कण भी आता है, पाशु कण भी आता है। अब कितना कितना परसेंट रहता है तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अगर दोमट मिट्टी की बात करते हैं, दोमट मिट्टी में जो 40% और बालू के कण जो है पाए जाते हैं, दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण पाए जाते हैं। और जो मृतिका होती है, मृतिका के कण जो पाए जाते हैं वो 40% पाए जाते हैं। और जो क्ले होती है, क्ले का मतलब होता है गाद, गाद में 20% पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं इन सब चीजों का, तो दुमटी मिट्टी में बालू के कण भी होते हैं, चिकना कण भी होता है, आशु कण भी होता है, और इस कारण ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो 40 क्वेश्चन की ये सीरीज थी। नेक्स्ट सीरीज में हम 41 से 80 तक कवर करेंगे। इसी प्रकार से 4 सीरीज में हम लगभग 165 क्वेश्चन है समथिंग जो बीपीएससी ने 38 बीपीएससी से अब तक पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। उनके साथ में और भी क्वेश्चन कवर करेंगे जो अदर है, उस पर जब डिस्कस करते समय आपका 160 क्वेश्चन नहीं, इसके साथ में अन्य क्वेश्चन जैसे 4-6 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हम ऐड कर रहे हैं। तो लगभग इसका 4 गुना आप मान लीजिए, और इससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि बीपीएससी बार-बार क्वेश्चन को रिपीट करती है। तब तक के लिए आप इस सेशन का आनंद लीजिए और नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे।